17 साल की उम्र में कमाना शुरू किया और 27 साल तक ये नहीं समझा कि पैसे को कैसे मैनेज करना है, कैसे ग्रो करना है। फिर कई बार नुकसान करने के बाद, कई धक्कों से, कई लोगों से और ऐसी किताबों से सीखकर पैसे को ग्रो करना शुरू किया, फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ चलना शुरू किया। लेकिन आज मुझे लगता है काश कुछ चीजें मुझे पहले पता होती तो मैं कई गलतियां ना करता। तो इस वीडियो का यही पर्पस है कि आपको वो गलतियां मैं बता पाऊं, सो दैट आप मेरे एक्सपीरियंस से सीख के अपना टाइम और अपना पैसा दोनों बचा सको। मैंने सुबह एक लिस्ट बनाई है 15 ऐसी गलतियों की जो लोग करते हैं और मैंने भी करी। सो ये मिस्टेक्स मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगा। एक एक मिस्टेक को ध्यान से सुनना और इसी वीडियो में मैं आपके साथ एक बजटिंग ब्लूप्रिंट भी शेयर करूंगा जो कमाल की चीज है, आपकी लाइफ में हमेशा काम आएगी। वो भी आपको इसी वीडियो में मिलेगा। शुरू करते हैं मेरी पहली मिस्टेक के साथ। तो पहली गलती है कि सेव लेटर, बचाओगे नहीं तो मचाओगे नहीं। एक गलती जो मैं करता रहा और बहुत लोग करते हैं कि एंड में सेविंग कर लेंगे, पैसे बच गए तो सेविंग कर लेंगे। हाँ, सेविंग करनी है, लेकिन लास्ट में अगर पैसा बचा तो जरूर सेव करेंगे और सेविंग प्रायोरिटी बन नहीं पाती, सेविंग हो नहीं पाती, सेविंग रह जाती है। होता क्या है, हम सोचते हैं हम लास्ट में सेविंग कर लेंगे। इससे हम अपने माइंड को, अपने ब्रेन को क्लियर सिग्नल देते हैं कि सेविंग इंपॉर्टेंट नहीं है। और जब हम सोचते हैं सेविंग लास्ट में करेंगे, हमें कई खर्चे नजर आते रहते हैं और हमें लगता है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगले महीने सेव कर लूंगा। लेकिन अब ये देखो कि जो खर्चे हमने डाले होते हैं वो खर्चे हम करते हैं। मोबाइल का बिल जा रहा है, रेंट जा रहा है, इस तरह के कई एक्सपेंसेस जा रहे हैं, लेकिन सेविंग को हमने वो इंपॉर्टेंस नहीं दी, उसको हमने लास्ट में रखा और हम सेविंग कर नहीं पा रहे। तो पहली चीज जो हमें करनी है ना, वो इस सीक्वेंस को, इस ऑर्डर को चेंज करना है। जब पैसे बच जाएंगे तो सेव कर लेंगे की जगह सबसे पहले सेव करना है, बाकी खर्चे बाद में। ये एक हैबिट है, ये एक आदत है जो धीरे धीरे आपको पड़ेगी। जब आप सेविंग को इंपॉर्टेंस दोगे कि सबसे पहले मुझे सेव करना है, तो आपकी हैबिट बनती जाएगी और ये हैबिट फ्यूचर में कई कमाल आपके लिए करेगी। सेकंड पॉइंट में आप इस चीज को समझोगे कि ये सेव करा हुआ पैसा कैसे कमाल कर सकता है या कैसे आपको कंगाल कर सकता है। सो सेकंड गलती जो बहुत लोग करते हैं वो है इग्नोरिंग इन्फ्लेशन, मतलब महंगाई से लड़ाई चलती रहती है। ये चीज आपने कितनी कॉमन देखी होगी ना, एक तरफ दाम बढ़ रहा है, दूसरी तरफ लोगों का पारा चढ़ रहा है। देखो, इन्फ्लेशन तो होनी ही है, महंगाई तो हर साल होनी है, कुछ परसेंटेज हर साल चीजों की कीमत बढ़नी है। अब कुछ लोग महंगाई को रोते रहेंगे, महंगाई से लड़ते रहेंगे, लेकिन कुछ लोग दिमाग लगा के महंगाई से जीतते हैं। मैंने भी ये गलती बहुत साल करी कि इन्फ्लेशन को, महंगाई को इग्नोर किया। लेकिन आप ये देखो, पेट्रोल के प्राइसेस की बात करते हैं। 1991 में पेट्रोल जो था वो 14 रुपीज के आसपास था, 2001 में 28 रुपीज के आसपास था, 2011 में 63 रुपीज के आसपास था, 2021 में, आज की डेट में 95 रुपीज के आसपास है। महंगाई तो बढ़नी ही बढ़नी है। तो मान लो आपने सोचा सेविंग फर्स्ट और करते करते आपने 1 लाख रुपया सेव कर लिया। अब वो 1 लाख अगर आपके घर में पड़ा है या आपके बैंक में पड़ा है, तो इन्फ्लेशन क्या है, एवरेज इन्फ्लेशन रेट लेके चलते हैं कि 6% महंगाई हर साल बढ़ रही है। तो अगर हर साल 6% महंगाई बढ़ रही है, आपका जो 1 लाख है उसकी वैल्यू अगले साल 95,000 के आसपास रहेगी। तो आपका पैसा घर में पड़ा पड़ा बच नहीं रहा, वो खत्म हो रहा है। आपने वो 1 लाख बैंक में रखा, बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको 3 से 4% मिला, लेकिन इन्फ्लेशन अगर 6% है तो आपका पैसा बढ़ नहीं रहा, आपका पैसा घट रहा है। सो महंगाई की जो भी परसेंटेज है, आपका जो पैसा है अगर उसके ऊपर जो रिटर्न है उससे कम है, तो आपका पैसा महंगाई खाते जा रही है, महंगाई डायन खाए जाता है। अगर उसके बराबर है तो आपका पैसा ऑलमोस्ट सिमिलर रह जाता है। अगर उससे ज्यादा है तो ये आपकी ग्रोथ है, ये आपकी इनकम है, ये आपकी अर्निंग है, ये आपकी मल्टीप्लिकेशन की तरफ शुरुआत है। ये चीज मैंने बहुत लेट समझी, लेकिन जब समझी तो वो गलती करनी छोड़ दी जो है मेरा अगला पॉइंट। ये गलती भी बहुत लोग करते हैं, वो है कि एक ही जगह पैसा लगा देते हैं। सो नेक्स्ट गलती जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि अपने फंड्स को डाइवर्सिफाई करना बहुत जरूरी है। जैसे हमारी बॉडी के लिए अलग अलग न्यूट्रिशन जरूरी है। सिर्फ कार्ब खाते रहेंगे, सिर्फ प्रोटीन खाते रहेंगे तो बात नहीं बनेगी, बॉडी बीमार हो जाएगी। इसी तरह से हमारे पैसे एक ही जगह पे डाल देंगे तो नुकसान होने के चांसेस। सिर्फ बैंक में है तो ग्रो नहीं कर रहा, सिर्फ घर पे है तो पीछे जा रहा है। सारे पैसे स्टॉक्स में लगा दिए, शेयर मार्केट में लगा दिए, मार्केट क्रैश कर गई तो आपका नुकसान बड़ा हो गया। कुछ इक्विटीज में लगाया, कुछ बॉन्ड्स में लगाया, कुछ म्यूचुअल फंड्स में लगाया, कुछ गोल्ड में लगाया, अगर आप जैसे जैसे ग्रो करते हो अपनी इनकम, रियल एस्टेट में लगाया। लेकिन एक बैलेंस बना के चलना बहुत जरूरी है कि मेरी एज, मेरे रिस्क टेकिंग प्रोफाइल के हिसाब से मैं कितना रिस्क ले सकता हूं, मेरे गोल्स क्या है, मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, उसके हिसाब से अपने फंड्स को
आप डाइवर्सिफाई करोगे तो आपको नुकसान नहीं होगा, आपका पैसा ग्रो करना शुरू कर देगा। मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं अपनी 35% जो इन्वेस्टमेंट है वो सेफ जोन में रखता हूं, जहां पे रिस्क मिनिमल होता है, जैसे कि रियल एस्टेट हो गया, कंपैरेटिवली रिस्क कम है, पीपीएफ हो गया, या फिर आप बैंक में कुछ पैसा होना जरूरी है तो कुछ पैसा बैंक में भी रहता है। और 65% देखो, ये अपनी अपनी एज और अपने अपने प्रोफाइल के हिसाब से, और ये आपकी स्टेज के साथ साथ बदलता भी है। मैं अपनी कैलकुलेशन शेयर कर रहा हूं, और अगर आपको इस चीज पे वीडियो चाहिए कि किस एज में कितना इन्वेस्ट कहां करना चाहिए, तो कमेंट्स में बता देना, मैं उस चीज पे भी वीडियो बना दूंगा। 65% में थोड़ा सा रिस्क टेकिंग में रखता हूं, स्टॉक्स के अंदर लगा दिया, वेंचर्स के अंदर लगा दिया, कुछ परसेंटेज म्यूचुअल फंड्स में भी लगा देता हूं, जो कंपैरेटिवली सेफ है बट सुपर सेफ भी नहीं है। इन सब टॉपिक्स के ऊपर मैंने कई वीडियोस बनाई हैं। अगर आप इस चीज को डिटेल में जानना चाहते हो, स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आप उन वीडियोस को देख सकते हो और डिटेल में चीजों को समझ सकते हो। अब बात करते हैं हमारी अगली गलती की। अगली जो गलती है वो है दुनिया का 8th वंडर, और ये 8th वंडर है कंपाउंडिंग। बहुत बड़ी गलती लोग करते हैं और मैंने भी करी कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग को नहीं समझा। जिस दिन हम कमाना शुरू करते हैं उस दिन ये कॉन्सेप्ट हमें पता होना चाहिए। मेरे अंदर ये बहुत बड़ा गिला शिकवा है, रिग्रेट है कि काश मुझे डे 1 से ये पता होता। जब मेरी फर्स्ट सैलरी थी 4500 रुपीज, उसमें से मैं 500 रुपीज लगाने शुरू कर देता। बहुत छोटी शुरुआत ही कर देता, लेकिन काश मैं ये चीज करता। मैं आपको एग्जाम्पल के साथ समझाता हूं कंपाउंडिंग की पावर कैसे काम करती है। कि आपने एक एग्जाम्पल लेते हैं कि 5000 रुपीज आपने म्यूचुअल फंड में लगाए पहले महीने, 12% एनुअल रेट ऑफ रिटर्न, मतलब एक साल में 12% रिटर्न है। लेकिन एक्सप्लेन करने के लिए यहां पे मैं एक रफली मंथली कैलकुलेशन ले रहा हूं। तो एक महीने बाद जो आपका 5000 है वो सिर्फ 5050 हुआ। अब अगले महीने आपने फिर 5000 लगाए, तो अब जो आपका रिटर्न मिल रहा है वो आपको 10,000 पे नहीं मिल रहा, क्योंकि आपकी जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो 5050 रुपीज प्लस 5000 यानी 10,050 रुपीज है। तो आपको जो इसके ऊपर रिटर्न मिल रहा है वो अराउंड 100 रुपए के आसपास मिल रहा है। अगले महीने फिर आपने 5000 लगाए, अब आपका 15,000 नहीं है, आपका 15,150 के आसपास आपका प्रिंसिपल है। सो पिछले अमाउंट पे हर महीने इंटरेस्ट जुड़ता जा रहा है और अगली अमाउंट ऐड होती जा रही है। करते करते 12 महीने बाद आप जो 12 into 5 60,000 दे चुके हो वो 64,000 बन चुका है। अब आपको लगेगा पूरा साल लगा के सिर्फ 4,000, लेकिन कंपाउंडिंग में क्या होता है, जब हर महीने 5,000 जाता जाता है, पिछली प्रिंसिपल बड़ी होती जाती है, तो उसका मैजिक पता क्या होता है। ऑनलाइन जाके कई टूल्स हैं, कैलकुलेट कर सकते हो इतने पैसे अगर हर महीने लगाता हूं तो 5 साल 10 साल 15 साल बाद कितना होगा। अगर आप 5,000 पर मंथ लगाते जाते हो तो 10 साल बाद जो आपने लगाया है वो है 6 लाख, लेकिन जो आपकी अमाउंट बन चुकी होगी वो होगी अराउंड 12 लाख। ये डबल हो चुका होगा। ये है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। मैं आपको अपनी इन्वेस्टमेंट्स में से एक एग्जांपल दिखाता हूं। जैसे कि ये एक म्यूचुअल फंड है, मैंने जिसमें इन्वेस्ट किया था, एक्सिस स्मॉल कैप फंड। तो इसमें मैंने 9 दिसंबर 2019 को 5,000 की इन्वेस्टमेंट शुरू करी थी, कभी 20 कभी 5, तकरीबन 5,000 में इसमें इन्वेस्ट करता गया एंड करते करते जो अमाउंट इसमें इन्वेस्टेड है वो है अराउंड 1,69,000, और जो उसकी वैल्यू हो गई है कंपाउंडिंग की वजह से ऑलमोस्ट 1-1.5 साल के अंदर 2,66,000, मतलब वो पैसा पड़ा 1 लाख रुपया कमा गया। 1 लाख की बहुत वैल्यू होती है, और ये भी जब कंपाउंड होगा, जो ऐड होगा तो वो और मल्टीप्लाई होगा। ये ना एक तरह का बीज है, आपने बीज डाल दिया, पहले महीने आपको कुछ नहीं नजर आएगा, भी एक आधा पत्ता नजर आया, कुछ नहीं हुआ, लेकिन 10 साल बाद यही बीज पेड़ बन जाता है, एक बहुत बड़ा पेड़, फिर उससे फ्रूट भी मिलता है, उससे शेड भी मिलता है, फिर उसके फायदे कई गुना होते हैं। सो ये कंपाउंडिंग की पावर मैजिकल है। मेरे अंदर से मैं रेस्टलेस होता हूं कि यार मुझे काश पहले पता होता, इसीलिए इस वीडियो में इस पे जोर लगा रहा हूं कि अगर नहीं पता तो इसको डिटेल में समझो। जिस भी तरीके से जिस भी ऐप में इन्वेस्ट करना है उस ऐप के थ्रू करो, कंपाउंडिंग को लेकिन सीरियसली लो। मैं अपने म्यूचुअल फंड्स के लिए ग्रो ऐप यूज करता हूं, स्टॉक में इन्वेस्ट करने के लिए मैं ज़ेरोधा की काइट और अपस्टॉक्स यूज करता हूं। इनके लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। हर पॉइंट पे जो भी सपोर्टिंग एप्स है, सपोर्टिंग वीडियोज है, सपोर्टिंग आर्टिकल है, उनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अब चलते हैं अगली गलती जो आपको नहीं करनी, वो है अनमैनेज्ड एक्सपेंसेस। अब हमें कहा जाता है कि भाई एक जिंदगी है, जियो जी भर के, और कुछ लोग आके कहते हैं एक जिंदगी है, ध्यान से जियो। तो समझ नहीं आता ना क्या करें। सो मैं आपको ये कहना चाहूंगा, अपनी गलती से, अपने एक्सपीरियंस से ये शेयर करना चाहूंगा कि जिंदगी जियो पर हमेशा जियो। हम कई बार ऐसे कुछ खर्चे कर लेते हैं जो सिर्फ टेम्परली हमें जिंदगी जीने की एक तरह का ऑप्शन देते हैं, लेकिन उन खर्चों की वजह से हम हमेशा जिंदगी नहीं जी पाते।
बाद में पछताते हैं, बाद में नुकसान होते हैं, बाद में हमें बहुत सारे कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ते हैं। ये समझ कैसे डेवलप करनी है, अनमैनेज्ड एक्सपेंसेस से कैसे डील करना है, मैं आपको डिटेल में तो बताता हूं। 3 तरह के अनमैनेज्ड एक्सपेंसेस आप करते हो, हर कोई करता है, इनको समझते हैं। एक खर्चों का टाइप जो हम करते हैं वो है इमोशनल परचेजेस। इमोशन में आके कर जाते हैं, भाई ब्रेकअप हो गया, आज तो दारू मैं भी पीऊंगा, तुम्हें भी पिलाऊंगा, सबको पिलाऊंगा, भाई बहुत दर्द हुई है दिल पे। पैचअप हो गया, उसने हाँ बोल दी, पार्टी मेरी तरफ से, ओ बिल तो भाई भरेगा। देखो, खर्चों में प्रॉब्लम नहीं है, एक्सपेंस करने में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इमोशनल होके कर रहे हो, फ्लो में कर रहे हो, प्लान में नहीं है, कभी सोचा भी नहीं है, बाद में पछता रहे हो, वो इमोशनल परचेजेस को वॉच करना होगा। दूसरा, अनप्लान्ड परचेजेस। मॉल गए हैं, किसी ग्रोसरी स्टोर पे गए हैं, सुपरमार्केट में गए हैं, चल ये भी उठा लेते हैं, ये भी खरीद लेते हैं, अचानक लालच आ गया, कभी प्लान में नहीं था, सोचा नहीं था करना, लेकिन उस वक्त किसी ने हमें ट्रिगर कर दिया, कोई सेल, कोई ऐसी ऑफर, कोई ऐसा सेल्समैन जो हमसे परचेज करा गया। ये धीरे 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 ऐसे कई अनप्लान्ड इमोशनल परचेजेस आपका कितना पैसा सोचो साल के एंड में ले जाते हैं। और तीसरा जो हम आजकल ऑनलाइन बहुत ज्यादा कर जाते हैं, डिस्काउंटेड परचेजेस। ग्रेट इंडियन सेल, ग्रेट इंडियन डिस्काउंट, चीज नहीं भी चाहिए तब भी आने दो, खरीद लो, ले लो। मैं ये नहीं कह रहा कि जिंदगी ना जियो, मैं ये नहीं कह रहा कि खर्चे ना करो, मैं भी खर्चे करता हूं और करता रहा हूं, लेकिन जो सोच मैंने चेंज करी है वो आपको पास करने की कोशिश कर रहा हूं कि अनप्लान्ड, इमोशनल, विदाउट रिक्वायरमेंट डिस्काउंट की वजह से ये सेल हमें नहीं करनी, ये एक्सपेंसेस हमें नहीं करने। टेम्पररी लालच के लिए परमानेंट नुकसान नहीं करना। आई रिपीट, टेम्पररी लालच, एकदम का लालच, परमानेंट नुकसान, क्योंकि उस वेल्थ को हम कहीं और लगा सकते थे, वो किसी काम नहीं लगी, वो एक इमोशन में बह गई, वो अनप्लान्ड बह गई। सो टेम्पररी लालच में परमानेंट नुकसान नहीं करना। अब जो नेक्स्ट गलती है वो ऐसी चीज है जो कई बार दर्द देती है, कई बार सुकून देती है। प्यार की बात नहीं कर रहा, मेरी नेक्स्ट मिस्टेक प्यार नहीं, उधार की बात कर रहा हूं। अर्ज किया है कि बटुए को क्या मालूम पैसे उधार के हैं, वो तो फूला रहता है अपने ही गुमान में। तो जो नेक्स्ट पॉइंट है, जो लोन्स के अराउंड में आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं, रॉबर्ट कियोसाकी जी, रिच डैड पुअर डैड, इस बुक में इन्होंने इस चीज को बहुत इंपॉर्टेंस दी है। और मनी को लेके मैं समझता हूं कि ये बुक हर इंसान को जरूर पढ़नी चाहिए, जो भी फाइनेंशियली ग्रो करना चाहता है, पैसे को सही से समझना चाहता है। रॉबर्ट कियोसाकी की रिच डैड पुअर डैड मैं जरूर रिकमेंड करूंगा, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जो पॉइंट मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं कि हर लोन बुरा लोन नहीं है, हर प्यार बुरा प्यार नहीं है, कोई प्यार दर्द दे रहा है, कोई सुकून दे रहा है। सो 2 तरह के लोन्स हैं, एक है गुड लोन्स, एक है बैड लोन्स। बैड लोन्स मतलब आपने कोई एक्सपेंसिव चीज लोन पे ले ली, आपने एक बहुत महंगी गाड़ी जो आपकी अफोर्डेबिलिटी के अंदर नहीं आती, लेकिन आपने लोन पे ले ली। अब 5 साल बाद आपने उस गाड़ी का प्रिंसिपल अमाउंट भी दिया, उस गाड़ी के ऊपर जो आपका इंटरेस्ट लगा वो भी दिया, और 5 साल बाद उस गाड़ी की वैल्यू कम हो गई। तो यानी कि आपने अपने पैसे को काम पे नहीं लगाया। इस तरह के जो भी लोन हम लेते हैं, कोई महंगा फोन ले लिया, किसी तरीके उसकी इंस्टॉलमेंट निकाल ली, 1 साल बाद फोन की वैल्यू भी कम है, उसके पैसे भी हमने ज्यादा दिए हैं क्योंकि साथ में इंटरेस्ट दिया है। इसी तरह से गुड लोन्स हो सकते हैं। गुड लोन्स मतलब आपने गाड़ी लोन पे ली, लेकिन वो गाड़ी आपने एज अ कैब यूज करी, या कोई शॉफर आपने रखा, उसको एज अ कैब चलाया, उस गाड़ी से कमाया। यानी कि अगर आप लोन पे इंटरेस्ट दे रहे हो, आप उससे ज्यादा कमा रहे हो। आपने हाउसिंग लोन लिया, घर लोन पे लिया, लेकिन एज अ इन्वेस्टमेंट सोच के लिया, तो आपने इंटरेस्ट भरा, प्रिंसिपल भरा, लेकिन आपके घर की कीमत बढ़ रही है, आपका पैसा घट नहीं रहा। या फिर आपने उस घर को किराए पे लगा दिया, तो आपकी एक इनकम सोर्स भी बन गया। सो लोन बुरा नहीं, आप बिजनेस के लिए लोन ले रहे हो और अपने बिजनेस को ग्रो कर रहे हो, रेट ऑफ इंटरेस्ट से ज्यादा प्रॉफिट क्रिएट करना चाह रहे हो, दिस इज राइट, दिस इज नॉर्मल, दिस इज हाउ बिजनेस इज डन, इट्स ओके। अंडरस्टैंड द डिफरेंस, गुड लोन या बैड लोन। कभी भी कोई चीज ईएमआई पे लो, कभी भी कोई चीज लोन पे लो, गुड लोन या बैड लोन, उधार के इस आधार को याद रखना। अगला पॉइंट बहुत जरूरी, इसको भी आप अपनी लाइफ का हिस्सा बना सकते हो अगर आपको इसमें सेंस लगे। मुझे बहुत सेंस लगती है, ये बहुत पहले से चला आ रहा था, मैंने भी अपनी दादी, नाना जी, इन सबसे हमेशा सुना था कि मुश्किल के लिए पैसे जोड़ के रखो, एक पैसे की सेविंग होनी चाहिए, अचानक कोई मेडिकल खर्चा आ सकता है, कभी भी जिंदगी में कुछ भी हो सकता है, पीछे परिवार के लिए एक पैसा जोड़ के रखना है। ये एक थॉट प्रोसेस था, किसी टाइम पे ये सही भी था। अब आज की डेट में जब हम एक्सीडेंट के लिए पैसे जोड़ रहे हैं, कभी भी हॉस्पिटल का खर्चा आ सकता है, उसके लिए पैसे जोड़ रहे हैं, दुनिया से कभी भी जा सकते हैं, पीछे परिवार के लिए पैसे जोड़ रहे हैं, तो पैसे तो कहीं ना कहीं सिमट रहे हैं, वो ग्रो नहीं करेंगे, वो कहीं इन्वेस्ट नहीं हो रहे। अब इसका बहुत ही अच्छा सोल्यूशन जो हो सकता है वो है इंश्योरेंस। अपनी हेल्थ इंश्योरेंस करवा लो, उसका एक प्रीमियम जाएगा, वो आपने भर दिया,
लेकिन अब आपको मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए कोई अलग से पैसे नहीं जोड़ने। आप अपना एक्सीडेंट कवर उस इंश्योरेंस में ले चुके हो, तो आपका अचानक कुछ, खुदा ना खास्ता, भगवान ना करे मेरी उम्र भी आपको लगे, लेकिन अगर कुछ होता है तो आपको उसके लिए फंड नहीं जोड़ना, आपको हर महीने उसके लिए पैसे नहीं जोड़ने। आप अपने पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हो, कंपाउंडिंग में लगा रहे हो, अलग अलग जगह डाइवर्सिफाई कर रहे हो। लेकिन इफ एनी एक्सीडेंट हैपेंस, इफ एनी मेडिकल इशू हैपेंस, इंश्योरेंस कंपनी आपको कवर करती है। इसी तरह से टर्म इंश्योरेंस जरूर लो, यानी कि अपनी लाइफ इंश्योर कर लो। आपको जोड़ने नहीं है, जो आपको लगता है कि यार मेरे जाने के बाद मेरे परिवार के पास इतना पैसा होना चाहिए, उतने की इंश्योरेंस आप करवा सकते हो, उस पैसे के लिए आप इंश्योरेंस करा सकते हो। सो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, जब आप इंश्योरेंस करवा लेते हो तो उन चीजों के लिए आपको पैसे नहीं जोड़ने, वो पैसा आप इन्वेस्ट कर सकते हो, उस पैसे को आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, उस पैसे को ग्रोथ में लगा सकते हो, उस पैसे को बिजनेस में लगा सकते हो। ये चीज जब से मैंने करनी शुरू करी, एक तो टेंशन खत्म हुई और दूसरा पैसा मल्टीप्लाई होना शुरू हुआ। अब हर साल हम एक्सीडेंट और मेडिकल इंश्योरेंस का एक प्रीमियम भर रहे हैं, राइट। अब अगर पूरा साल एक्सीडेंट नहीं हुआ तो इस चीज का अफसोस थोड़ी ना है कि हाय प्रीमियम चला गया, एक्सीडेंट नहीं हुआ, अच्छा हुआ, पैसे अलग नहीं जोड़ने पड़े, थोड़े से पैसे गए, लेकिन शुक्र है एक्सीडेंट नहीं हुआ। और अगर कभी एक्सीडेंट हो गया तब भी शुक्र है, इंश्योरेंस ली हुई है, कवर हो जाएगा। कौन सी इंश्योरेंस लेनी, कैसी लेनी है, सोच समझ के करना चाहिए। इसके ऊपर वीडियो बना दूंगा, इसके ऊपर शायद मेरी कोई वीडियो नहीं है, लेकिन मैं कुछ लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मैं तो हमेशा बैंक की वेबसाइट से लेता हूं इंश्योरेंस, लेकिन कुछ एग्रीगेटर्स भी हैं, इस तरह के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। अब हम बात करते हैं अपनी अगली पॉइंट के ऊपर, ये है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। बहुत देर लगा देते हैं हम अपनी लाइफ में खुद को फाइनेंशियली लिटरेट करने के लिए, अपने आप को अपडेटेड रखने के लिए, इन चीजों की नॉलेज नहीं गेन करते। फाइनेंस थोड़ा सा बोरिंग सब्जेक्ट लगता है, जबकि लाइफ के कितने शौक, कितने इंटरेस्ट, कितने सपने पूरे कर सकता है, कितने एक्सपीरियंसेस हमें दे सकता है, और उस सब्जेक्ट को हम बोरिंग समझते रहते हैं। अब यार मैथमेटिक्स ही होगी, अब यार अकाउंट बनाना पड़ेगा, कागज मेंटेन करने पड़ेंगे, ऐप देखनी पड़ेगी। लेकिन जब आप फाइनेंशियली खुद को इन्फॉर्म्ड रखना शुरू कर देते हो, यूट्यूब पे कितने चैनल्स है फाइनेंस को लेके। अगर ट्रेडिंग रिलेटेड बात करो तो मैं आजकल जिनकी वीडियो से बहुत सीख रहा हूं वो है सिद्धार्थ भानुशाली, बहुत ही अच्छी ट्रेडिंग टिप्स है, उनके चैनल का लिंक भी नीचे दे दूंगा। प्रांजल कामरा जी की एडवाइसेस बहुत अच्छी होती है, उनके चैनल का लिंक भी नीचे दे दूंगा। सो अपनी कुछ ऐसे चैनल्स को सब्सक्राइब करो, कुछ ऐसी बुक्स पढ़ो, कुछ ऐसे न्यूज की आदत रखो। मैं ये नहीं कह रहा हर रोज दिन रात आपको मार्केट वॉच करनी है, लेकिन वंस अपॉन अ टाइम ऐसी एक वीडियो देख लो, वंस अपॉन अ टाइम ऐसी एक बुक पढ़ लो। आपको डेली बेस पे जो चीजें काश मुझे 17 साल की उम्र में पता होती, वो आप जिस भी उम्र में हो आज से पता लगनी शुरू हो जाएगी, कितनी लाइफ में आगे चेंज आ जाएगा। ये मैं आपको इसलिए भी कह रहा हूं कि मैं देखता हूं कि बहुत लोग बिना नॉलेज के, बिना इंफॉर्मेशन के, फैशन में आके, ट्रेंड में आके इन्वेस्ट कर देते हैं। क्रिप्टो, आजकल कोई क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रहा है, अपने को क्रिप्टो की नॉलेज भी नहीं, अपने को क्रिप्टो हमने समझा भी नहीं, लेकिन मैं पीछे ना रह जाऊं, फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, मैं दुनिया से अलग ना रह जाऊं, तो क्रिप्टो में कुछ पैसे लगा देता हूं। स्टॉक मार्केट में लगाना है, सब लगा रहे हैं, मैं भी लगा रहा हूं, लेकिन समझने की कोशिश नहीं की तो आप नुकसान कर लेते हो। पैसा है, ये फैशन नहीं है, पैसा है, ये ट्रेंड नहीं है, ये आपके जीने का आधार हो सकता है, ये दूसरों को मदद करने का आधार हो सकता है, ये अपने परिवार के लिए एक आधार हो सकता है। सो इसकी नॉलेज होनी, इसकी इंफॉर्मेशन होनी जरूरी है। एक तरीका बताऊंगा, रातों रात अमीर हो जाओगे, मेरे बताए कॉन्सेप्ट पे चलोगे, 2 घंटे के अंदर अंदर मुझे पैसे दो, आपको 2 घंटे में बताऊंगा तरीका। अगर नहीं दिए तो आप ये तरीका मिस कर जाओगे, आप कभी अमीर नहीं हो पाओगे, आपके पास ये आखिरी मौका है अपनी जिंदगी बदलने का। ऐसा तरीका ना मेरे पास है, हिमीश मदान ऐसा कुछ बोले, या दुनिया का कोई भी इंसान आपको कुछ बोले, आपका फेवरेट इंसान आपको बोले, तब भी उसकी बात नहीं मानना। इस दुनिया में कोई भी ऐसा तरीका नहीं है जो ओवरनाइट आपको अमीर कर दे। फिर भी ये गलती बहुत लोग करते हैं, गेट रिच स्कीम, ओवरनाइट सक्सेस, ओवरनाइट मनी, एक इतना पैसा लगाओ, गोले के नीचे गोला बनाओ, गोले के नीचे गोला बनेगा और आप अमीर हो जाओगे। नेटवर्क मार्केटिंग बहुत अच्छी इंडस्ट्री है, मैं जानता हूं लोगों को बहुत अच्छा उसमें अर्न करते हैं, प्रोडक्ट बेस्ड चलते हैं, लोगों का भी फायदा करते हैं, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करते हैं। लेकिन अगर कोई सिर्फ ये कह रहा है कि पैसा लगाओ और आप अमीर हो जाओगे, तो वो गलत है। ये लोग नेटवर्क मार्केटिंग को खराब कर रहे हैं। इसी तरह से ऑनलाइन कोर्सेज, इसके अंदर भी स्कैम चल रहा है। दोस्तों मैं तुम्हें बताऊंगा ऑनलाइन पैसा कैसे कमाना है, मेरा कोर्स लो। जब कोई कोर्स लेता है तो दोस्तों अब तुम्हें दूसरों को सिखाना है कि ऑनलाइन पैसा कैसे कमाओ, अब तुम भी कोर्स बनाओ। हर कोई कह रहा है तो ऑनलाइन, देख रहे हो एक स्कैम है ये। तो ऑनलाइन कोर्सेज में प्रॉब्लम नहीं है, नेटवर्क मार्केटिंग में प्रॉब्लम नहीं है, वैल्यू में प्रॉब्लम है। जो वैल्यू नहीं दे रहा, आपको गलत कमिटमेंट कर रहा है कि पैसा लगाओ और अमीर बन जाओ, इसमें अपने पैसे का नुकसान मत करना। ये गलती प्लीज आप लोग मत करना। अगर कहीं प्रोडक्ट नजर आ रहा है, नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी प्रोडक्ट बेस्ड चल रही है, प्रोडक्ट में पावर है, वो कंपनी सही है। अगर कंजम्पशन की बात कर रही है, इसी तरह से ऑनलाइन कोर्सेज, मैं लाख रुपए वाले ऑनलाइन कोर्सेज भी सब्सक्राइब कर चुका हूं, उनसे सीखता हूं।
लेकिन वैल्यू से चलता हूं। दूसरा वैल्यू दे रहा है कि सिर्फ स्कैम 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 चल रहा है। सो प्लीज हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, मेरी गुजारिश है, हार्ड अर्न मनी है आपकी, ऐसे किसी इंसान को, ऐसे किसी स्कैमस्टर को, ऐसी किसी स्कीम को अपनी हार्ड अर्न मनी मत देना। देखो अगले पॉइंट पे जो मैं कहना चाह रहा हूं, ये बहुत सारे शायद बड़े बुजुर्ग इससे अग्री नहीं करेंगे, क्योंकि एक फिलॉसफी है कि हर पैसा बचाओ। मैं ये नहीं मानता, मैं कहता हूं कि जिंदगी एक है, इसको जीना भी है और बैलेंस भी बनाना है। मैं एग्जांपल देता हूं, हमारी एग्जांपल देता हूं, जैसे गुंजन को शौक है ट्रैवल का। ट्रैवल उसको फ्रेश फील कराता है, इंस्पायर करता है, उसको उससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। उसको शौक है फिटनेस का, फिटनेस के गियर्स, फिटनेस के लेटेस्ट इक्विपमेंट्स, वो उसके काम में भी उसको हेल्प करते हैं, वो उसको फिट रहने में, एनर्जाइज रहने में, अच्छा परफॉर्म करने में भी हेल्प करते हैं। हर किसी के शौक होते हैं। मेरे को शौक है गैजेट्स का, मुझे लेटेस्ट कैमरा, लेटेस्ट लैपटॉप, इन चीजों का, ये मेरी एफिशिएंसी में भी हेल्प करते हैं और ये मेरा शौक भी है। मुझे बुक्स का बहुत शौक है, मैं बुक खरीदने से पहले एक सेकंड नहीं सोचता। मुझे बुक अच्छी लगती है, मुझे लगता है मैं इससे एक पेज से एक लाइन भी अगर ले लूंगा तो समझ लो पैसे पूरे हो गए। अपनी प्रायोरिटीज क्लियर होनी बहुत जरूरी है। मैं कहना ये चाह रहा हूं कि अगर बह गए तो रह गए। हम गलती क्या करते हैं, हम मिस्टेक क्या करते हैं, या मैं गलती क्या करता था, हम अपने शौक के अलावा किसी भी चीज पे बह के पैसे लगा देते थे कि वो ये कर रहा है इसलिए करना है। सोशल मीडिया पे उसको ये खरीदते हुए देखा, मुझे भी खरीदना है। वो वहां घूमने गया, मेरी लिस्ट में नहीं है लेकिन मुझे भी घूमने जाना है। उसने ये लेटेस्ट फोन लिया, मुझे भी लेना है। क्या आपका वो शौक है? क्या आपको सच में वो इंस्पायर करता है? क्या वो आपको मोटिवेट करता है? आपको देख के मजा आएगा, अगले दिन और काम करने के लिए इंस्पायर्ड होगे तो सही है, अदरवाइज बह गए तो रह गए। 11 मिस्टेक, बहुत ही क्विक और इंस्टेंट टिप आपको दे रहा हूं कि कभी भी कोई परचेज करते हो ना, पहले एक लिस्ट बनाओ। कहीं मॉल में जा रहे हो, पहले लिस्ट बनाओ। इवन ग्रोसरी लेने जा रहे हो, राशन लेने जा रहे हो, तो लिस्ट आपके पास होनी चाहिए। ऑनलाइन ऑर्डर करने लगे ना, पहले लिस्ट बनाओ। लिस्ट बनाने से क्या होगा, आप सोचोगे कि हाँ ये चीज मैं लिस्ट में लिख रहा हूं, इसकी मुझे जरूरत है कि नहीं। खरीदने से पहले आपके पास टाइम होगा, 10 घंटे, 12 घंटे, 24 घंटे, जब भी आप एग्जीक्यूट करने वाले हो उससे पहले आपके पास टाइम होगा। कई बार हम एकदम ड्राइव हो जाते हैं, इमोशनली किसी चीज के साथ अट्रैक्टेड होते हैं, कोई ऐड हमें अट्रैक्ट कर देता है, लेकिन जब लिस्ट पे लिखते हैं, अवेयर होते हैं, सोचते हैं, सुलझते हैं, खरीदने तक हमारे पास टाइम होता है कि वो एकदम इंस्टेंट परचेज नहीं होती। और ऐसी कई परचेजेस आपको नजर आएंगी जो आप कर जाते हो, लेकिन जब लिस्ट बनाओगे तो ऐसी परचेजेस आप नहीं करोगे। छोटी सी टिप है लेकिन बहुत काम आएगी। अपनी शॉपिंग करने से पहले उसकी लिस्ट बनाओ, फोन में बनाओ या लिख के बनाओ, ताकि आप उसके बारे में सोच पाओ, अननेसेसरी परचेज ना करो। अगली बात, अगले पॉइंट पे चलते हैं। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट जो है ना, इसकी इंपॉर्टेंस आप समझ सकते हो जो दौर चल रहा है उसमें, स्पेशली ये कोविड वाला टाइम, ये पैंडेमिक वाला टाइम। इस टाइम पे बहुत लोगों ने ये गलती रियलाइज करी कि उन्होंने इमरजेंसी फंड नहीं रखा हुआ था। उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि लाइफ में अचानक ऐसी जरूरत पड़ सकती है। हम सब ने कोशिश करी, हम जिसकी जो हेल्प कर सकते थे, आपने करी, मैंने करी, हम सब ने करी, लेकिन थोड़ा बुरा लगा, थोड़ा अफसोस हुआ जब वो लोग पैसे मांग रहे थे जो हर रोज शौक में पैसा उड़ा रहे थे, और अब पैंडेमिक के टाइम पे वो पैसा मांग रहे थे। जो बिना सोचे पैसा उड़ा रहा है और बाद में पैसा मांग रहा है, तो उसको मजबूरी नहीं कहेंगे ना, उसको बेवकूफी कहेंगे। जो दूसरों की बचत करने का मजाक उड़ाते हैं, बहुत लोग दूसरों का मजाक उड़ाते हैं, बचत करता रहता है, बचाता रहता है, उड़ाना। जो दूसरों की बचत करने का मजाक उड़ाते हैं, मजबूरी में वही लोग दूसरों के आगे हाथ फैलाते हैं। पॉइंट पहुंच गया ना, हमेशा एक इमरजेंसी फंड जरूर रखो। जनरली कहा जाता है, जितना मैंने पढ़ा, समझा, सुना, कि 3 से 6 महीने का फंड आपके पास जरूर होना चाहिए। अचानक बिजनेस में कुछ हो जाए, अचानक जॉब में कुछ हो जाए, लाइफ में कुछ हो जाए, 3 से 6 महीने का। लेकिन पैंडेमिक के टाइम पे मैं ये कह सकता हूं कि 6 महीने का इमरजेंसी फंड जरूर हो, कि अगर मेरे पास कोई इनकम सोर्स नहीं होगा, मेरे बेसिक एक्सपेंसेस मल्टीप्लाइड बाय 6, अगर 30,000 में मेरा घर चलता है तो 30,000 इंटू 6, 1,80,000 मुझे साइड करके लिक्विड रखना है, अपने पास रखना है। दोस्तों अगले पॉइंट पे आता हूं। बहुत सारे रिलीजन्स इस चीज पे फोकस करते हैं कि हमें अपनी इनकम का कुछ परसेंट चैरिटी में लगाना चाहिए, दूसरों की मदद करना चाहिए, जिस भी फॉर्म में हम कर सकते हैं। तो मैं पर्सनली इस चीज को बहुत सालों से मानता हूं, और मैं अपनी इनकम का 10% हमेशा डोनेशन में लगाता हूं। हर किसी का अपना अपना कॉज हो सकता है। मैं बच्चों की एजुकेशन में लगाता हूं, और मैं दूसरों को भी इंकरेज करता हूं कि आप भी अपनी इनकम का कुछ परसेंट जरूर लगाओ। ये भी सेविंग की तरह है, डे 1 से आदत डाल लो, होता रहेगा। नहीं तो किसी दिन करेंगे, कभी नहीं होगा। तो पॉइंट क्या है कि कई बार मेरे माइंड में थॉट आया कि यार मैं 10% से ज्यादा अगर कर सकता हूं तो क्यों ना करूं। मेरे पास अगर कोई पैसे आए हैं तो मैं ज्यादा लोगों की हेल्प कर दूं। बट एक चीज मैं आपको यहां पे बतानी चाह रहा हूं जो मेरे लिए राइट थी, मैं आपको बता रहा हूं कि बेसिकली 10% हमने डोनेट किया, और जो पैसा अगर बच गया हमारे पास, अगर एक्स्ट्रा पैसा है, उसको हम ग्रो करें,
उसको ग्रो करके हम बाद में ज्यादा लोगों की हेल्प कर पाएंगे। अभी अगर आपने 1 लाख आपके पास आया, आपने सोचा 50,000 मैं चैरिटी में लगा दूं, तो आपके पास बचा 50,000, उसकी ग्रोथ उतनी नहीं होगी। वर्सेस आपने 1 लाख में से 10,000 लगाया, अपनी आदत को मेंटेन किया, आपके पास 90,000 बचा, उसको ग्रो करो। आपकी इनकम जब ग्रो करती है, आप ज्यादा लोगों की हेल्प कर पाते हो। मैंने इंश्योर किया कि मैं हर महीने 10% तो लगाऊं, लेकिन अगर पैसे बच रहे हैं तो बिजनेस में लगाऊं, बिजनेस को और ग्रो करूं, इनकम और ग्रो करेगी, इनकम और ग्रो करेगी, तो जो दूसरों को हेल्प करने का बजट में रख पा रहा हूं वो मैं और इंक्रीज कर पाऊंगा। फ्लाइट में भी तो कहते हैं दूसरों की मदद करने से पहले अपना ऑक्सीजन मास्क पहने। अगर अपने पास पैसे नहीं होंगे, अगर हमारी इनकम ग्रो नहीं कर रही होगी, हम दूसरों की मदद भी ज्यादा नहीं कर पाएंगे। सो ये पॉइंट हमेशा याद रखना कि दूसरों की मदद हमेशा करो, जरूर करो। आप भी कोशिश करो, जो भी बजट आप लगा सकते हो, 1%, 2%, 5%, 10%, वो लगाओ। और बाकी पैसे को जब ग्रो करते हो तो अपनी चैरिटी का, अपने दूसरों को मदद करने के बजट को भी ग्रो करो। सो ये मैं गलती इसलिए कह रहा हूं कि आज किसी दोस्त की मदद करने के लिए, आज किसी की मदद करने के लिए आपने सारा पैसा लगा दिया और फ्यूचर में ना खुद की मदद कर पाए ना दूसरे की, तो अल्टीमेटली वो एक नुकसान है, अपना भी और सोसाइटी का भी। अब हम आगे अपनी शायद सेकंड लास्ट गलती के ऊपर, जो है बजटिंग। मैंने आपसे ब्लूप्रिंट का भी वादा किया था, वो इसी में हम कवर करेंगे। बहुत लोग ये गलती करते हैं कि अपनी इनकम का बजट बना के नहीं चलते। सरकार बजट बनाती है, हर कंपनी बजट बनाती है, तभी तो इतने बड़े लेवल पे बड़े खर्चे और बड़ी सेविंग्स कर पाती है। तो हमें भी बजट बनाना जरूरी है। हमारा बजट उतना मुश्किल तो नहीं है ना, तो हम क्यों नहीं बना सकते। सो कुछ कैटेगरीज में आप अपने बजट को हमेशा डिवाइड करो। ज्यादा कैटेगरीज नहीं होनी चाहिए, 5 से 6 कैटेगरीज आप रख सकते हो। फॉर एग्जांपल, बजट में से इतना % सेविंग होगा, इतना % मेरे एक्सपेंसेस के लिए जरूरी है, इतना मेरे एंटरटेनमेंट के लिए जरूरी है, इतना मैं फ्यूचर के ट्रैवल के लिए रख रहा हूं, जब दुनिया ठीक हो जाएगी, जाना आना शुरू हो जाएगा, मैं ट्रैवल करूंगा, उसके लिए भी रख रहा हूं। फैमिली, जो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, 5 से 6 बकेट्स, 5 से 6 कैटेगरीज, 5 से 6 हिस्सों में आप अपनी इनकम को जब डिवाइड करते हो, तो आप हर ब्रैकेट से इन्वेस्टमेंट सेविंग के साथ भी जस्टिस करते हो, अपनी एंजॉयमेंट के साथ भी करते हो, और अपने खर्चों को भी डिफाइन कर पाते हो कि इससे ज्यादा खर्चा मैं नहीं करूंगा, नहीं कर सकता। बजटिंग के लिए बहुत सारी एप्स हैं, इन एप्स का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जैसे कि गुड बजट है, मनीफाई है, वॉलनट, वॉलेट। सो इन एप्स का बेनिफिट क्या होता है कि ये एक तरह के आपके मोबाइल के अंदर ही आपका बजट होता है, ये आपके अकाउंट्स के साथ लिंक भी हो जाता है। आपको एक्सपेंस करते हो तो वो आप डाल सकते हो कि इस कैटेगरी में इतना बजट यूज हो गया, इतना बचा है। सो इन टेक्नोलॉजी को यूज करें, राइट। अपने दिमाग पे लोड क्यों देना है, टेक्नोलॉजी को लोड दे, अपने दिमाग को बेटर चीजों में लगाएं। तो एक ब्लूप्रिंट आपके साथ शेयर करता हूं, कैसे आप अपने बजट को प्लान कर सकते हो। सो मान लेते हैं कि आपकी जो इनकम है वो है 50,000। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें सेविंग या अपनी इन्वेस्टमेंट या अपने इमरजेंसी फंड को साइड करना है। सो 20% एक मैं एवरेज लेके चल रहा हूं। अगेन ये आपके हिसाब से हो सकता है, आपकी इनकम, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, आपकी एज, लेकिन एक एजम्पशन लेके चल रहा हूं कि 20% हमने सेविंग के लिए रख लिया। 10,000 आपने 50,000 में से सेव कर दिया। अब आ गई हमारी एक्सपेंसेस, जो हमारे एक्सपेंसेस जरूरी होते हैं, जो हम हर महीने करते हैं। तो एक्सपेंसेस के लिए एक एवरेज 50% आपकी इनकम एक्सपेंसेस में जा रही हो सकती है। तो 50,000 में से 25,000 आपका एक्सपेंसेस है। एक्सपेंसेस को आप 2 तरीकों से डिवाइड कर सकते हो। एक है फिक्स्ड एक्सपेंस, जो जाना ही जाना है। फॉर एग्जांपल, आपके घर का रेंट जाना ही जाना है, मोबाइल का एक मिनिमम बिल जाना ही जाना है, ग्रोसरी में, खाने पीने में कुछ पैसे जाने ही जाने हैं। कुछ होते हैं फिक्स, कुछ होते हैं वेरिएबल जैसे कोई जिम का एक्सपेंस हो सकता है, कोई चीज की रिपेयर हो सकती है, कोई सर्विसिंग हो सकती है। इसके बाद आप कुछ अमाउंट रख सकते हो। आपके पास अराउंड 15,000 बच रहा है, जो आप रख सकते हो उन चीजों के लिए जो आपको इंस्पायर करते हैं, या किसी ऐसे गोल के लिए जो आप फ्यूचर में पूरा करना चाहते हो, जैसे कि ट्रैवल के लिए आप हर महीने कुछ सेव कर रहे हो, लेकिन 1 साल बाद उसको यूज कर रहे हो। सो इस तरीके से आपको अपना बजट क्लियर होना चाहिए कि आपने अपनी इनकम को कैसे डिवाइड करना है। एक एग्जांपल आपको देके चलता हूं कि एक जनरल रूल है, लेकिन ये रूल आप अपने हिसाब से बनाना, मेरे कहने पे, किसी और के कहने पे नहीं, अपने हिसाब से बनाना। लेकिन एक जनरल रूल है 50-30-20, कि आपकी इनकम का 50% अगर आपका एक्सपेंस हो सकता है, 30% आप अपने वांट्स के लिए रख सकते हो, राइट। 50% नीड हो गया, जो चाहिए ही चाहिए, इसके अंदर वेरिएबल नीड भी है, फिक्स नीड भी है, लेकिन 30% वांट है। किसी महीने सैलरी कम हो गई, कोविड आ गया, कंपनी ने सैलरी काट दी, तब भी हमारी जो है नीड वो कभी सफर नहीं करेगी। वांट्स को साइड कर सकते हैं। वांट कैन बी कोई फैशन, वांट कैन बी कपड़ा, वांट कैन बी कोई महंगा शू, वांट कैन बी ट्रेवल, लेकिन नीड है खाना, रेंट, बिल, बिजली, गैस। तो 50% नीड्स, 30% वांट्स एंड 20% सेविंग। इस रेशियो से अगर हम चलते रहे तो लाइफ को बहुत स्मूथली चला सकते हैं। अच्छी अमाउंट सेव भी करेंगे, 30% से अपनी लाइफ को एंजॉय भी करते रहेंगे, एक्सपीरियंसेस भी लेते रहेंगे, और 50% के अंदर अंदर अगर अपने
फिक्स्ड एक्सपेंसेस को रखेंगे तो कभी भी स्ट्रेस नहीं होगा, माइंडफुल चल पाएंगे। और एक चीज और बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने मिस कर दिया, एक गलती ना बताने की गलती कर दी कि गोल्स भी होने चाहिए। जब हम सेव करते हैं, जब हम अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो गोल्स के हिसाब से होनी चाहिए। कुछ लॉन्ग टर्म गोल हो सकता है रिटायरमेंट, उसके लिए आज से चाहे थोड़ा थोड़ा अमाउंट जोड़ना शुरू किया, 500 महीने का जोड़ना शुरू कर दिया, 20-30 साल पड़े रिटायरमेंट में, कुछ तो बन रहा है। और एज के साथ साथ उसको बढ़ा सकते हो। बच्चे हैं, उनकी शादी के हिसाब से आप कोई गोल रख सकते हो। घर खरीदना है, उसके लिए पैसे जोड़ रहे हो, तो जो हम सेव कर रहे हैं हर महीने, उसको हम अलग अलग गोल्स के हिसाब से सेव कर सकते हैं। जो एप्स हैं ये आपको हेल्प करती हैं गोल्स बना के चलने में, तो आप अगेन टेक्नोलॉजी को यूज कर सकते हो। अब लास्ट गलती बहुत लोग करते हैं, मैं भी करता था, लेकिन जमीन आसमान का डिफरेंस ला सकती है आपकी लाइफ में अगर आपने ये गलती सुधार ली। और मैं 1000% विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आप नीचे कमेंट में लिखोगे कि हां, हमने कई बार सोचा। ऐसा नहीं है कि हिमीश मदान ने आज हमें बता दिया, आपने कई बार ये सोचा होगा लेकिन कर नहीं पाए होगे। आपको पता है आप गलत हो लेकिन ठीक नहीं कर पाए, तो मैं सोल्यूशन दूंगा। लास्ट पॉइंट जो आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि हम अपने एक्सपेंसेस को ट्रैक नहीं करते, इसलिए सारी बातें रह जाती हैं। 14 की 14 गलतियां आप करते रहोगे अगर ये 15वीं गलती आपने ना सुधारी, क्योंकि पता ही नहीं है पैसा जा कर रहा है। इसका एक तरीका है, मैं ये नहीं कहूंगा कि लैपटॉप में एक्सेल शीट बनाओ, मैं ये नहीं कहूंगा कि बैठ के डायरी बनाओ। डायरी कभी घर होगी, आप बाहर खर्चा कर रहे हो। लैपटॉप कभी कहीं और पड़ा है, चार्ज नहीं, आप खर्चा कर रहे हो। अपने फोन में चाहे व्हाट्सएप का एक अपने साथी ग्रुप बना के डालना शुरू कर दो। जब कोई एक्सपेंस करो, व्हाट्सएप पे अपने ग्रुप पे उस पे अपना एक्सपेंस डाल दो। जब भी कोई खर्चा करा, डाल दिया। हफ्ते में 1 घंटा निकाल के देखा कि मैं कहां खर्चे कर रहा हूं, कितना खर्चा कर रहा हूं। इसको और ऑर्गेनाइज कर सको, ऐप के अंदर कर सको तो और अच्छा है। फोन के अंदर कोई स्प्रेडशीट बना सको, गूगल शीट बना सको, और अच्छा है। लेकिन स्प्रेडशीट बन नहीं रही, ऐप डाउनलोड करी नहीं, इस चक्कर में रहने दिया, फिर कभी करेंगे। आलस नहीं, चाहे व्हाट्सएप पे शुरू कर दो, नोट्स में शुरू कर दो। ये पॉइंट बहुत जरूरी है, इसलिए मैं चाह रहा हूं किसी भी तरीके आप शुरू करो, लेकिन करो भाई, करो बहन, करो दोस्त, करो दोस्ती, करो जरूर। सो आज से अपने एक्सपेंसेस को ट्रैक करना शुरू कर दो, बहुत बड़ा डिफरेंस आएगा। आपको पता होगा खर्चा कहां करने की जरूरत है, कहां नहीं है। ये करने से आप सेव कर पाओगे, सेव कर पाओगे तो इन्वेस्ट कर पाओगे, इन्वेस्ट कर पाओगे तो कंपाउंड कर पाओगे। आज 20 के हो, 22 के हो, 25 के हो, सोचो 35 पे जाके फाइनेंशियल फ्रीडम। पैसे के लिए काम नहीं करोगे, काम जरूर करो, कोई इशू नहीं है, मैं मानता हूं मैं हमेशा काम करूंगा, लेकिन पैसे के लिए काम नहीं करना इज डिफरेंट फीलिंग। काम कर रहे हैं शौक के लिए, काम कर रहे हैं बिजनेस बिल्ड करने के लिए, काम कर रहे हैं जॉब्स क्रिएट करने के लिए, काम कर रहे हैं दूसरों को हेल्प करने के लिए, लेकिन पैसे की वजह से मजबूरी में काम नहीं कर रहे। ये बहुत ही अलग फीलिंग होती है, और मैं चाहता हूं कि ये फीलिंग आप भी एक्सपीरियंस करो। ये सारी चीजें क्यों मैं बता रहा हूं, क्यों ये लिस्ट बना के बैठा हूं, क्योंकि मुझे पता है ये गलतियां आप करोगे और किसी ना किसी दिन रियलाइज करोगे और फिर सोचोगे यार हम तो हिमीश मदान के साथ कनेक्टेड थे, सब्सक्राइब किया हुआ था चैनल उसका, लेकिन कभी उसने ये चीजें मैं बताई नहीं। तो मुझे बताना आपको ये मेरा फर्ज है, ये मेरी ड्यूटी है, और मेरे फर्ज को, मेरी ड्यूटी को वेस्ट मत करना, मेरी एफर्ट को वेस्ट मत करना। प्लीज इन चीजों पे ध्यान देना। आज से हैबिट्स पे ध्यान देना, छोटे छोटे अमाउंट से शुरू करना, छोटी छोटी आदतों से शुरू करना, लेकिन अपनी फाइनेंस को मैनेज करना शुरू करो। आपकी लाइफ में बहुत स्मूथनेस आएगी, स्ट्रेस बहुत कम होगा, खुशियां रहेंगी, कई सारे एक्सपीरियंस आप जी पाओगे। और मेरी तरह काश नहीं बोलोगे, काश हमें पहले पता होता। मैं तो कहता हूं शुक्र है जब पता चला, बहुत बढ़िया। और आप भी बोलो शुक्र है जब पता चला, बहुत बढ़िया। अब मैं और इमोशनल ना हूं, आई थिंक जो मैंने कहना था वो मैंने आपको कह दिया। जो भी बातें मैंने करी उसके रिलेटेड जो भी एप्स हैं, जो भी वीडियोस हैं, जो भी लिंक्स है वो आपको दे दूंगा। स्क्रीन पे आपको 2 एंड स्क्रीन्स नजर आ जाएंगी। इसके अंदर आपको स्टॉक मार्केट के बारे में डिटेल्ड वीडियो मिलेगी। इसके अंदर भी आपको फाइनेंशियल एजुकेशन और लिटरेसी के बारे में पता चलेगा। कुछ और हो तो कमेंट कर देना, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए, एंड आई लव यू ऑल।